जोशीमठ के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और यहाँ एनटीपीसी पर इतना जुर्माना लगाया जाए जिनके कारण जोशीमठ के जो लोगों के घरों में दरार आई है। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं वो भी कस्टमर के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर मार्केट में है नहीं। यहाँ बहुत परेशानी हुई, हमारे बच्चे स्कूल वाले बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे। आपदा के चक्कर में कोई ना टूरिस्ट है ना कुछ है यहाँ पे। अच्छा हाँ। तो मतलब पैसेंजर मतलब सवारी है ही नहीं आपके पास? सवारी कुछ है ही नहीं। मैं उत्तराखंड सरकार से ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ आपको ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो जोशीमठ में कई सालों से रह रहे हैं। जोशीमठ सूना सूना है। यहाँ हर साल इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, टूरिस्ट बहुत आते थे यहाँ पे। यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर औली है, तो स्नोफॉल जब होता था तो लोग अक्सर यहाँ टूरिस्ट आते थे। लेकिन आज की डेट में हालात सबको पता है, आपको भी पता है जोशीमठ की, कि जोशीमठ सूना सूना क्यों है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी बाट जोड़ रहे हैं टूरिस्ट की। लेकिन आज जोशीमठ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आज जोशीमठ खतरे में है और जिस तरह रिसर्चर बता रहे हैं कि जोशीमठ आने वाले वक्त में रहे ना रहे, ये तो समय ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। और मैं आया हूँ जोशीमठ में, जो यहाँ के हालात हैं और यहाँ पे जो लोग, जो मकान टूटे हैं, जिन पे दरारें पड़ी है, वो आज की डेट में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यहाँ कड़ाके की सर्दी हो रही है, हालांकि दिन में धूप है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। कभी दीवार को तरसे तो कभी दर को तरसे, हम हुए खाना बदोश ऐसे कि अब घर को तरसे। ये वो दरारें हैं जिन्होंने जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। अच्छा, पूरा एरिया ही है ना ये? हाँ, पूरे यहाँ पे जो है एसडीआरएफ टीम जो है लगातार हर घर में, इंडिविजुअल घर में जा रही है, उनको वहाँ की स्थिति देख रही है, उनकी परिस्थिति देख रही है और उनको लगातार अलर्ट कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर ये लोग सतर्क है। सर जो है एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट है मिस्टर मिथिलेश, और ये इनकी टीम है और ये बराबर जो है यहाँ पे हर घर में जाके हर किसी को अलर्ट कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बजे चली तो वहाँ जाती तो बेटा आपके साथ रह सकता हूँ। अरे हम मनाएंगे, हम चलिए आएंगे, शाम को आएंगे ना, लड़कों को लेके। कितने बजे चली जाती हो आप? नहीं, सेफ नहीं है ना ये, सेफ नहीं है ये, इसलिए कह रहा हूँ। इंच ना यो खतर से खाली नहीं आपक मकान ना, तो इले बुना छिन वो अलर्ट करना छिन आप तय कि आपक व्यवस्था करना छिन। हम भी शाम को आएंगे। उसको किसी ने खिला रखा है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। सच है कह रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, शाम को हम आएंगे, अपने लड़के और लाएंगे। लड़का ने कितना बुला दिया, कितने पागल बना रखा। तो आप अकेले छिने पर? नहीं, ये शाम को चली जाती है नगर। अच्छा, शाम को चली जाती है। हाँ, अच्छा। मेरे बच्चा स्कूल में श्रीनगर ये गोचर। हाँ हाँ हाँ, मास्टर तो अच्छा। अरे छोटू आदि क्यों जानू नहीं अपने 17 में जाए फिर खत्म हुआ सुता गए में गोरे दिन नहीं तो आप खबर सार नहीं लेनो, फोन फान भी नहीं करते ना आप कौन है? हाँ कर दे छे जिन। ठीक है, शाम को आता हूँ मैं। हाँ? जब लियोनो को नहीं छे तो गे के लेने छिन फिर आप अकेला अकेला छाई में रहना आप ना, तो खेती बाड़ी तो जो सिमट आप पता है सब बर्बाद होनो चाह, तो आप अकेला छाई अखमा बच्चों, जब बच्चा छिन जब बच्चों तक चल जावे तब जानू ये मैंने पशु हूं। हाँ तो चलो जो बुना छे ना कमांडेंट साहब जो बुना छे ना वो बुलो मान ले आप, मतलब आप नो समझे जाओ। अब बाकी उनको आने की शाम भगत आला हूँ वो नो आप नो समझा ला ठीक है ना। अच्छा नमस्कार, ये पूरा रेड जोन है, हम घर घर जा रहे हैं, घर घर, हालांकि बहुत कम लोग मिल रहे हैं अपने घरों में। देखिए आप दरारें आप देख सकते हैं और ये लोग पलायन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दरारें, माय गॉड, ये देखिए आप 2 टाइल के बीच में कितना गैप है, खाली हो चुके हैं मकान। ये वार्ड 5 है।
ये देखिए आप, ये ऑलरेडी यहाँ भी क्रॉस का निशान है। यहाँ जितने भी मकान हैं सब क्रॉस के निशान हैं, यानी कि रेड जोन में डिक्लेयर्ड है। और ये देखिए सारा, मैं कहूँगा कितने बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे मकान बना रखे हैं लोगों ने, आप देखिए। लेकिन आज इनको मजबूर होना पड़ा अपना ये आशियाना, कितना दुख हुआ होगा इनको अपना आशियाना छोड़ते हुए। दरारें आप देख सकते हैं, ये देखो। वाकई में बहुत खौफनाक मंजर है ये। आवश्यक भवन है उनको वहां से सरकार ने वो करके नगर पालिका में भेज दिया। देखिए आप, और सामने देखिए एक होटल है, होटल को डेमोलाइज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और इस मकान की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मकान की हालत आप देख सकते हैं, टाइलों की हालत आप देख सकते हैं, इतना लंबा गैप आ चुका है इनमें टाइलों में। ये देखिए पूरी खिड़कियां टेढ़ी हो चुकी हैं। लोगों ने यहाँ देखो लकड़ी लगा रखी है कि कहीं गिरे ना, लेकिन ये लकड़ियाँ क्या संभाल पाएंगी जब धरती हिल रही है, धरती बर्बाद हो गई है। धरती जब नाराज हो गई है तो ये खंबे भी कुछ काम नहीं आएंगे। आप देखिए दरारें, वाकई में यहाँ पे हमें भी डर महसूस हो रहा है, मुझे भी, कि यहाँ कभी भी हालात खतरनाक हो सकते हैं। एक मकान ये है, लेकिन इस पे अभी तक इन्होंने शायद रेड क्रॉस नहीं किया है। ये नहीं किया रेड क्रॉस, आगे की तरफ से कर रखा है। ये होटल है, बड़ी बड़ी मकान ये देखो ना, माय गॉड। ये होटल कौन सा है यहाँ पे जिसको डेमोलाइज है? ज्योति लॉज। और इस होटल की हालत तो ये है कि यहाँ पे अब लोग लगे हुए हैं इसको उजाड़ने के लिए, मतलब गिराने के लिए। डेमोलाइज होगा ये पूरा होटल अब। और ये सामने है मल्लारी इन, ये भी बहुत बड़ा होटल है और इसमें भी बहुत गहरी गहरी दरारें आ चुकी हैं और इसको भी अब डेमोलाइज कर रही सरकार। और ये सब होटल एरिया है। और एक होटल ये है, ये आप देख रहे हैं ना, इनकी लकड़ी सब निकाल दी है। ये होटल नेचर इन है, इसको भी डेंजर जोन है ये पूरा। और यहाँ पे देखो आप, मशीन जैसी भी मशीनें लगी हुई हैं और पूरी टीमें तैनात है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। और ये पूरा बिल्कुल आगे सील कर रखा है सरकार ने और ये टीमें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जितने भी होटल हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दरारें आ रही हैं, होटल बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए पूरे होटल अब तोड़ दिए जाएंगे। ये पुलिस बैरिकेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये उत्तराखंड पुलिस जनपद चमोली कोतवाली जोशीमठ, और यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी मूवमेंट करता है, इसलिए यहाँ पे पूरी पुलिस टीम लगी हुई है ताकि ट्रैफिक इधर ना आए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी होटल मैंने बताया ना कि अब ये खतरे से खाली नहीं है होटल। अब ये देख लो, स्थानीय जनता है, एनटीपीसी गो बैक, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है। नीचे मैंने जिस तरह बताया कि 16 किलोमीटर टनल बन रही है तपोवन से और हेलंग तक। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी इसको जिम्मेदार मान रहे हैं, और होना भी चाहिए, जिम्मेदार हो भी सकती है, क्योंकि नीचे बहुत लंबी सुरंग है, बहुत लंबी टनल है, ऊपर से पहाड़ के पहाड़ डायनामाइट से उड़ाए जा रहे हैं। तो खोखला, तो ज़मीन जब खोखली होगी तो ऊपर से दरारें तो आएंगी। और कुछ यहाँ के जो वासिंदे हैं, ये इस लोग भी जिम्मेदार हैं यहाँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। ज़मीन में ही लोगों ने गड्ढे खोदे हुए हैं। अब इतने सारे होटल यहाँ हो गए हैं, मकाने बन गए हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस आपदा का इंसान स्वयं में एक जिम्मेदार है। और ये जोशीमठ का रोपवे है, जो कि यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनको रोपवे में लेके जाती है औली। लेकिन यहाँ जो हालात हैं
उसकी वजह से रोपवे भी कई दिनों से बंद है और यहाँ टूरिस्ट भी बहुत कम है आज की डेट में, कि जोशीमठ के हालात सुन के शायद सब लोग घबरा चुके हैं। इसीलिए यहाँ जोशीमठ, ये देखो रोड वीरान हो रखी है। अदरवाइज़ यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी, खासकर जब ये स्नोई टाइम होता था, लोग ओली आते थे देखने, बर्फ़ देखने। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल एरिया सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए सारा सूना पड़ा हुआ है। सामने आपको दिख रहे होंगे बर्फीले पहाड़, और ये जोशीमठ का नज़ारा आज की तारीख में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्सी स्टैंड है जोशीमठ का, और आज की तारीख में यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, तो ये लोग भी खड़े हैं। तो मैं एक आध से बात कर लेता हूँ यहाँ के हालात के बारे में। क्या हालात हैं? आप खाली बैठे हो, सवारी आजकल टूरिस्ट नहीं है? टूरिस्ट तो नहीं है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ तो बहुत चहल पहल हुआ करती थी जोशीमठ में, तो थोड़ा बहुत आप भी बताओ। चलो, एक भाई ने तो बोला नहीं, अब हम पूछते हैं दूसरे वाले टैक्सी भाई से। हाँ जी, आप भी खाली हो? सुबह से सवारी मिली नहीं मिली? सवारी आजकल काम ही नहीं है, 1 महीना हो गया। 1 महीने से काम नहीं है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, आपदा के चक्कर में कोई ना टूरिस्ट है ना कुछ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो मतलब पैसेंजर, मतलब सवारी है ही नहीं आपके पास? सवारी कुछ है ही नहीं, टूरिस्ट पे ही मतलब पूरे डिपेंड थे आप लोग? हैं टूरिस्ट ही पे निर्भर है, जो काम चलेगा, और कुछ है नहीं हमारे पास। चलो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यहाँ आप देखिए सारी दुकानें सोनी हैं, एक भी कस्टमर नहीं है यहाँ पे। जिस तरह मैंने बताया, आपने ब्लॉग देखा, लोगों ने, जो मकान मालिक हैं, उनको तो सरकार ने कहीं गेस्ट हाउस में, नगर पालिका में या अदर होटल में उनको एकोमोडेशन दे दी है, चाहे वो एक कमरा ही दिया हो, लेकिन कम से कम उनके ऊपर छत तो है। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो किराएदार हैं, और वो किराएदार उन मकानों में रहते हैं जो कि रेड जोन में है और जिनको खाली कर दिया गया है। मेरे सामने अभी एक लेडी हैं जो छोटी सी दुकान चलाती हैं यहाँ पे, और इनके साथ भी वही समस्या है। ये किराएदार है और ये तहसील में भी गई हैं, ये जगह जगह काफ़ी टाइम से भटक रही हैं, लेकिन इनको कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है। कि मैं उत्तराखंड सरकार से ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ आपको ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो जोशीमठ में कई सालों से रह रहे हैं, किराएदार हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो क्या ये लोग इतनी कड़ाके की ठंड में खुले सड़क पे रहेंगे क्या? सर, मेरा नाम ललिता देवी है और मैं गांधीनगर वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ। वहाँ पे सभी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। मैं भी घर गई थी कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ता रह के आई हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक छोटी सी दुकान से ही मेरा गुजर बसर होता है। अभी मैं 3 बच्चों के साथ वापस आई हूँ, तो मैं तहसील गई। तहसील वालों ने बोला कि नगर पालिका में जाओ, अपने वार्ड मेंबर से मिलो, और तहसील, नगर पालिका, वार्ड मेंबर, मैं तीनों के बीच में घूम रही हूँ। अब सब ये कि तहसील वालों ने भी यही कहा कि किराएदारों के लिए हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। नगर पालिका भी बोल रहा है कि अभी मकान मालिकों की व्यवस्था की जा रही है, किराएदारों के लिए बाद में देखेंगे। सर, मैं जोशीमठ में 14-15 साल से काम करती हूँ, यहीं पे रहती हूँ, यहीं से कमा के मेरा गुजर बसर चलता है। अभी मेरे साथ 3 बच्चे हैं, मेरे पति है, और मेरे पास आज रहने के लिए, रात गुजारने के लिए कहीं कोई छत नहीं है। मैं इस दुकान पे भी नहीं रह सकती क्योंकि छोटी सी दुकान है, और मेरा कमरा टूटा हुआ है, दरारें पड़ी हुई है इस पर। मुझे मजबूरन उसी कमरे में आज रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वार्ड मेंबर भी ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना कहीं होटल में कहीं कमरा मिल रहा है, ना कहाँ। मैं कहाँ जाऊँ अभी? अगर बाय द वे खुदा न खास कोई घटना हो जाती है रात को, तो हम 5 का जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर कुछ हो जाता है मेरी फैमिली को, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और मेरी मजबूरी इतनी है कि मैं घर पे ज़्यादा दिन में, गाँव में मेरा एक छोटा सा घर है, रहने के लिए छत है मेरे पास, लेकिन मेरे पास रोज़गार तो है नहीं ना। तो गाँव में भी खेती पाती कुछ की नहीं, क्योंकि दुकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। अब दुकान चलाऊँ या घर अपनी जान बचाऊँ तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पहाड़ी हैं, भीख तो मांग नहीं सकते, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। उसी मेहनत के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि मेरा 2 पैसे कमा के मैं अपना घर चला सकूँ। अब ये है कि अब रात कहाँ रहूँ, इस दुकान में रहूँ या कहाँ जाऊँ? आप ही बताइए मुझे कि मेरे लिए क्या है? किराएदारों के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं है, या किराएदार इंसान नहीं है? सरकार तो बोल रही है कि जिनका मकान है उनके लिए सुविधाएं हो रही, पैसे मिलेंगे उनको, मिलेंगे, रोजगार मिलेगा उनको, मिलेगा, शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल इस जोशीमठ में खर्च कर दिया, उसका क्या है? मतलब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं अभी जाती भी हूँ तो इस दुकान को कहाँ शिफ्ट करूँगी? मेरे रोजगार का क्या होगा?
सरकार प्लीज इस तरफ ध्यान दे। मेरे जैसे बहुत सारे किराएदार हैं यहाँ पे जिनके पास छत नहीं है। रोजगार के लिए दुकानें तो ली हैं मैंने भी, लोन करके कर्जा करके एक छोटी सी दुकान है, मैं सिलाई मशीन है मेरी, ऐसे करके मैं अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ। तो अभी आपने मकान मालिक ने बोला है आपको खाली करने के लिए, मकान मालिक वहाँ से पलायन कर चुके हैं? मकान मालिकों के लिए होटल के रूम मिले हैं। हाँ, मकान हाँ। मालिक लोग होटलों में रह रहे हैं। हाँ। सारे मतलब सिर्फ किराएदार हैं, 2 फैमिलियां और हैं उस मकान पे, 2-3 फैमिलियां जो भी मेरे जैसे मजबूर हैं, उनकी भी कहीं व्यवस्था नहीं, वो भी उस मकान पे रह रहे हैं। और ये है जोशीमठ की नगर पालिका परिषद, जहाँ पर कि इन लोगों ने उन विस्थापितों को रखा है जिनके मकानों में दरार पड़ चुकी है, जिनके घर रेड जोन में है। उसमें से कुछ फैमिली यहाँ पे रह रही हैं इस नगर पालिका परिषद में कुछ। और ये जोशीमठ की कड़ाके की ठंड, यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड अभी 2 या 3 डिग्री होगा। हालांकि अभी ये ज़्यादा हो सकता था क्योंकि ऊपर ओली है, ओली में टॉप पे तो शायद थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन जिस तरह मैं लास्ट ईयर आया था 7 जनवरी को, तब तो यहाँ पूरा जो लोअर ओली है और जोशीमठ का जो ऊपरी इलाका है यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि सामने जो पहाड़ है उनमें भी टॉप में बर्फ़ है, नीचे की तरफ नहीं है। मैं देव सिंह रावत। माउंट व्यू और मलारी इन जो बड़े बड़े होटल थे उनके पीछे हमारा मकान बना था, 2 मंजिल मकान। सारी मतलब जो सर्विस के दौरान मैंने कमाया था उन मकानों में लगाया था। आज वो मकान ढह गया है, वो जो धसाव चल रहा है वो धसाव के अंदर पूरी धंस गई है, अभी कुछ भी नहीं बचा है। सारे बरामदे उसके पिलर वगैरह टूट चुके हैं। अब उसमें रहने लायक क्या, उसमें कदम रखना भी बहुत मुश्किल हो गया। हमें प्रशासन द्वारा वहाँ से 3 तारीख यहाँ शिफ्ट किया गया रेड जून में, कह के तुम लोग सबसे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 6-6, 7-7 मंजिल की मकान वो है, अचानक गिर जाएगी तो बहुत खतरा है ये। तो हम 3 तारीख को यहाँ शिफ्ट हुए। नगर पालिका में हमको एक कमरा मिला, इसी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। 6 सदस्यों का हमारा परिवार है, सास ससुर इसी में, बहू बेटी इसी में है, और एक वो मतलब छोटी हमारी पोती है वो भी इसी में। बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तबीयत खराब है ना। और मैं हूँ अभी नगर पालिका के रूम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग वही विस्थापित हैं जिनके मकानों में दरार पड़ी है, और ये लोग अब एक कमरे में गुजारा करते हैं। हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, जोशीमठ में इनकी किसी की 500 गज की कोठी था, किसी के 200 गज का मकान था, किसी का 300 गज का था, लेकिन आज ये मजबूर है एक कमरे में, पूरी फैमिली है इनकी। आप देखिए ये सामान, अपना पूरा सामान ये लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे, और एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। ये लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे, कब तक सरकार इनको एक कमरे में रखेगी, या इनके उन मकानों का क्या होगा, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, सरकार ही सोचेगी। ये देखो एक परिवार ये है, और इनको भी एक रूम दिया गया है। ये लोग जितना भी सामान आप देख रहे हैं ये नगर पालिका का नहीं है, बल्कि इन लोगों का अपना सामान है जो अपने घर से लेके आए हैं। और ये तीसरा परिवार है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और इनके साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और इस कड़ाके की ठंड में शुक्र है कि इन लोगों ने कम से कम थोड़ा शेल्टर तो दिया इन लोगों को। ये आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ आपका कितना बड़ा मकान था और उसमें क्या समस्याएं थी? जो ये मलारी होटल माउंट व्यू के नीचे हमारी मकान थी, और वहीं उसके नीचे हमारे मकान में पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई। वहाँ हमको मतलब जाने का बिल्कुल मतलब रास्ता उसे पूरा बंद हो चुका है। और हमारे मकान में 10 कमरे थे पूरे, 4 सेट थे, 2 नीचे 2 ऊपर थे। अच्छा, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मिला है क्या? सरकार की तरफ से हमें वो 1.5 लाख का चेक मिला। अच्छा, कल ही मिला वो। कल ही मिला। हाँ, और हम सरकार से ये बोलना चाहते कि हमें हमारा मतलब ठिकाना दे दो जो हमारा परमानेंट हो सके। हमें हमारे मकान चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये बच्चे से आपको सरकार से हमारे मकान दें। चलो ईश्वर से उम्मीद रखिए। हालांकि सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी है आज की तारीख में,
हालांकि जितना सरकार कर सकती है उतना कर रही है। अब आगे देखते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है या उत्तराखंड सरकार कितना करती है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कम से कम या तो खुद ही शेल्टर बना के दे दे, जो आपकी ज़मीन है, या जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उसके हिसाब से तो आपको खुद ही शेल्टर बना के दे दे। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग इसमें भी एग्री करेंगे ना कि सरकार चाहे तो आपको लोग शेल्टर आपकी जो ज़मीन है उस पर ही बना के दे दे। अब देखो, आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्ची भी देखो स्कूल जाती, ये स्कूल जो स्टूडेंट होगी, ये छोटे छोटे बच्चे लेके लोग, और ये लोग देखो इतने छोटे से कमरे में यहाँ पे रह रहे हैं। पर हाँ, शुक्र है भगवान का, या शुक्र है उत्तराखंड सरकार की तरफ, शुक्र जरूर करूँगा कि कम से कम इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे इन लोगों को इन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। मैं रजनी रावत निकट मांडवी होटल के नीचे रहती हूँ। वहाँ पर मतलब हम सरकार ने हमें यहाँ पर नगर पालिका में रहने को तो दिया है, लेकिन हमारे घर की जो हालत है बहुत ख़राब है। वो वहाँ पर टूट फूट बहुत ज़्यादा होगी, रहने लायक नहीं वहाँ पर। कैसे कैसे मेरे ससुर जी आर्मी से रिटायर होकर मकान बनाए वहाँ पर, बच्चों के लिए, चलो भविष्य के लिए तो मकान बनाया। वो बच्चे किराए से हमारा घर चलता था, बच्चे बाहर देहरादून पढ़ते हैं, उसी से हमारा खर्चा उठता था। बेरोजगार हैं, पति मेरे छोटे से टॉफ़ी बिस्कुट की दुकान है। अब यह है कि बेरोजगार तो हो ही गए हैं, घर से भी बेघर हो गए हम लोग। सरकार से हमारी यही विनती है कि वो हमारी मांग जल्दी जल्दी पूरी करे। हमें जिन मुआवजे होटल वालों को दिए उसी मुआवजे हमको हमें भी वो करे, ताकि हम अब कहीं और जगह से कम, चाहे घर जाएं या कहीं बनाएं। नहीं तो आपको मुआवजा मिला है कुछ? अभी नहीं मिला, अभी सिर्फ हमको 5,000 एक बार मिला। हाँ। उसके बाद अभी 1 लाख कुछ की राशि भी कल मिली। उसके बाद 1.5 लाख की? हाँ जी, 1.5 लाख। अच्छा, वो मिल गई आपको? हाँ, उसके बाद तो, तो अभी कुछ नहीं। तो आपके साथ तो शायद बच्चे भी होंगे? बच्चे बाहर रिश्तेदार के यहाँ भेज दिए। अच्छा। और सास ससुर बुढ़े हैं, वो गाँव भेज दिए। वो गांव भेज दिए, और आप अकेले यहाँ पे हो? हम दो, हाँ, दुकान है छोटी सी यहाँ पे टॉफी बिस्कुट। हाँ, जोशीमठ में। हाँ जी। तो आपका घर कहाँ पे था? निकट मांडवी होटल, जहाँ वो बिल्डिंग है। अच्छा, जहाँ ये क्या होटल बताया था आपने? हाँ, मलारी मांडवी। मलारीन में देखा है, लगातार आंदोलन में थे, 14 महीनों से सरकार नहीं जागी। क्या मांग करेंगे मोदी जी से, क्या मांग करेंगे? जो इन लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं, और जोशीमठ के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और यहाँ एनटीपीसी पर इतना जुर्माना लगाया जाए जिनके कारण जोशीमठ के जो लोगों के घरों में दरार आई है, जो दिल में दरार आई है, दहशत है, तो उसको भरपाई जिन के लोगों का लिए रोजगार गया उनका क्या होगा? मैं क्या बोला, जिनकी जितनी हैसियत उस हिसाब से उनको सरकार अन्यंत्र भरपाई करे, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, और जिन लोगों का ईएमआई है क्या उनको छूट मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर उनके कर्जे माफ होने चाहिए। ये कहाँ जाएंगे बेचारे, आप बताओ ना। इन्होंने तो कर्ज लेके बना लिया है, ये घर से बेघर हो गए। तो प्रधानमंत्री को अगर संवेदना है, पीड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी नौटंकी ना करें। प्रधानमंत्री जी इन लोगों की सुधि लें, और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, आधा स्टेट गवर्नमेंट दे दे, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे, एनटीपीसी मिल के दे दे, तीनों मिल के इन लोगों का बात व्यवस्था करे। मान लो जिनके 4 कमरे के मकान है, उनको अगर 1 कमरा दिया जाएगा तो नहीं ना चलेगा। आंदोलन